नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास में परिकल्पना क्या होती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास में परिकल्पना हाइपोथेसिस का क्या मतलब है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या फिर जब भी हम कोई लेख लिखते हैं या किसी विषय पर हमें काम करना होता है तो उसकी हम एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं कि हमें इसी क्राइटेरिया में काम करना है। ठीक उसी से कुछ मिलता जुलता ये हाइपोथेसिस होता है। इतिहास में परिकल्पना का अर्थ किसी ऐतिहासिक घटना, यहाँ पर जो समझाया गया है वो ये है कि वो किसी ऐतिहासिक घटना, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, या ऐतिहासिक प्रक्रिया या ऐतिहासिक परिवर्तन इस संबंध में प्रस्तुत किया गया ऐसा प्रारंभिक तर्कसंगत एवं परीक्षण योग्य अनुमान है। जब भी हम शोध करते हैं तो एक अनुमान बनाते हैं। जैसे मेरे मन में आ गया कि मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे, या फिर मेरे मन में आ गया कि 1920 के बाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन किस रूप में चला, तो हम इसका एक अनुमान पहले ही बना लेते हैं कि लगभग ऐसे ही चला होगा, क्योंकि हमने उससे पहले बहुत सारे साहित्य पढ़ लिए हैं और उस साहित्य में हमें एक अनुमान लग चुका है। अब हम उसमें ये जानना चाहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी देते हैं कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, तो 1800 या 1920 के जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, तो उसके लिए हम क्राइटेरिया तैयार करते हैं कि ये परिस्थितियाँ रही होंगी और उसके आधार पर हम एक लेख लिखते हैं। वही हमारी क्या बन जाती है, हाइपोथेसिस में। वही यहाँ लिख रहा है कि परीक्षण युक्त अनुमान है, तो ये प्रारंभिक होता है, तर्क संगत होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख देंगे, उसमें एक तर्क की बात की जाती है जिससे उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और साक्ष्यों के आधार पर जांचा और परखा जा सकता है। तो अब हम जो ये हाइपोथेसिस, जो हमने एक लेख लिखा या जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है, इसकी जांच किसके आधार पर हो जाती है, तो इसकी जांच हो सकती है ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर। कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं जो उसकी पुष्टि करते हैं और कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो उसकी पुष्टि करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसकी जाँच करते हैं। यह इतिहासकार के शोध को दिशा प्रदान करती है। हाइपोथेसिस की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये हमें क्या करती है, एक दिशा प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो एक टेम्पररी हम एक आइडिया लगा देते हैं कि ये हो सकता है। उसी तरह की चीज़ें होती है हमारी हाइपोथेसिस, तथा तथ्यों के व्यवस्थित विश्लेषण में सहायता करती है। तो ये जब हम हाइपोथेसिस तैयार कर लेते हैं जब भी इतिहास लेखन में, तो हमारे तथ्यों के विश्लेषण में, इतिहास की दिशा निर्धारित करने में काफ़ी हेल्प मिलना शुरू हो जाता है। परिकल्पना वह अस्थायी कथन, ध्यान रखिएगा, वह अस्थायी कथन या अनुमान है, एक तरह से अनुमान है जिसे इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, जो भी उसके पास स्रोत उपलब्ध हैं के आधार पर सत्यापित या असत्यापित करने का प्रयास करता है। तो परिकल्पना क्या है, एक अस्थायी कथन है या एक इतिहासकार का अनुमान है, और उसको वो एक क्या करता है, अनुमान है जिसे वह इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, और यह अनुमान किसके आधार पर लगाता है, जो भी उसके पास स्रोत उपलब्ध है उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है, सत्यापित या असत्यापित करने का प्रयास करता है, और फिर इसी अनुमान के आधार पर वो काम करना शुरू कर देता है। होती हैं जैसे कि अगर हम देखें इतिहास में परिकल्पना की विशेषता, तो क्या होती है, परिकल्पना तर्क संगत होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परिकल्पना तर्क संगत होनी चाहिए, और तर्क संगत कब होगा, और दूसरा वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होना चाहिए। तो एक तार्किक होना चाहिए और दूसरा वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे मन में कुछ भी आया और हमने परिकल्पना में शामिल कर लिया। तीसरी बात उसमें क्या होनी चाहिए, ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा इसकी जांच की जाने वाली हो। पहला वो तर्क संगत होना चाहिए, दूसरा वैज्ञानिक होना चाहिए, और तीसरा ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है इस दिशा। यह शोध को क्या करता है, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास, जब भी हम कोई शोध करते हैं और परिकल्पना अपने प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे शोध को एक दिशा प्रदान करता है। तीसरा क्या करता है, नए साक्ष्यों के आधार पर इसमें संशोधन या परिवर्तन संभव होता है। तो जो भी हम परिकल्पना लेके आते हैं वो फाइनल तो होता नहीं है, तो जब भी हमें कोई नया शोध, नया कुछ मिलता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। संशोधन और परिवर्तन दोनों इसमें संभव होता है। यह कारण परिणाम, जैसे कि हम लोग जानते हैं इतिहास की मूल बिंदु जो है वो कारण और परिणाम पर आधारित है। ये क्या है, यह कारण परिणाम, काज एंड इफेक्ट संबंधों की व्याख्या करने में सहायक होता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता और क्या होती है, ये कारण और परिणाम की व्याख्या करने में भी सक्षम है।
इतिहास में परिकल्पना का क्या महत्व है, अब तक हमको यह हमारे शोध की समस्या को, जिस विषय पर भी हम शोध करना चाहते हैं उस समस्या को स्पष्ट करता है। स्रोतों के चयन और विश्लेषण में मार्गदर्शन करता है। स्रोतों के चयन और विश्लेषण में भी ये मार्गदर्शन, अनावश्यक तथ्यों के संग्रहण से बचता है कि किसी भी अनावश्यक तथ्य के बचने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या करने में सहायता करता है। जो परिकल्पना होता है वो आपको समझ कि किसी भी शोध को अगर हम करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है उस आइडिया को हम एक लिखित रूप में, एक फ्रेमवर्क के रूप में, जो वही हमारी हाइपोथेसिस, हमारी कल्पना होती है। हाँ, जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है वो स्रोतों के आधार पर होना, कथन कारण के आधार पर होना, वैज्ञानिक आधार, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ भी आया और हम उस पर, क्या उसके संबंधित स्रोत उपलब्ध हैं, क्या साक्ष्य उपलब्ध है, पहले कुछ लोगों ने उस पर काम किया, उन्होंने कौन सी गलतियाँ किया, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें हो। नए ऐतिहासिक निष्कर्षों के विकास का आधार बनता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक मूल बिंदु पर शोध कर लिया और आपके हाइपोथेसिस भी उसी से मिलते, अब उसमें आप क्या करेंगे, नए ऐतिहासिक निष्कर्ष आप निकालेंगे, वहाँ इस हाइपोथेसिस नए निष्कर्ष निकल सहायता में। उदाहरण के रूप में यदि कोई इतिहासकार यह परिकल्पना प्रस्तुत करते कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि व्यापक जन भागीदारी वाला स्वतंत्रता संग्राम था, तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 का संग्राम सैनिकों का विद्रोह था। अब एक दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं, केवल सैनिक नहीं, व्यापक जन भागीदारी भी शामिल थी। अब ये जो लेके आ रहा है कि व्यापक जन भागीदारी थी, इसके लिए इसके पास कोई साक्ष्य होंगे, कोई स्रोत होंगे, इससे संबंधित एक वो रिपोर्ट तैयार करेगा, विकल्पना तैयार करेगा, वही आपका क्या बन जाएगा, हाइपोथेसिस। स्वतंत्र तो सरकारी अभिलेखों, पत्रों, समकालीन विवरणों, स्थानीय तथा अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस परिकल्पना की जांच करेगा और जांच करने के बाद आगे बढ़ेगा। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में इतिहासकार यह परिकल्पना प्रस्तुत कर सकता है। सिंधु सभ्यता का पतन मुख्यतः जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने से, ये उसकी परिकल्पना, ये उसकी सोच है, लेकिन इसके लिए उसके पास साक्ष्य होने, कारण परिणाम संबंध बताने में सक्षम होना। इसके बाद वह क्या करेगा, पुरातात्विक साक्ष्यों, भूवैज्ञानिक अध्ययनों और पर्यावरणीय प्रमाणों के आधार पर इस परिकल्पना जांच करेगा, और अगर जांच वो परिकल्पना की दिशा को पुष्ट करता है तो धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में परिकल्पना हो सकती है कि अशोक की अहिंसक नीति और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो अगर हम कहें कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, राजनीतिक त्याग दिया था। तो राजनीतिक हिंसा त्यागने की वजह से और बाद में उसके उत्तराधिकारियों के आ जाने से जो अयोग्य थे उस राज्य का पतन हुआ। तो इसके आधार पर भी एक हम परिकल्पना प्रस्तुत कर सकते हैं, भाई अशोक की अहिंसक नीति और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। ये सब चीजें आपके शोध को एक दिशा प्रदान करते हैं, परिकल्पना का रूप हो सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में परिकल्पना हो सकती है कि औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज किया। ये सारी चीजें परिकल्पना बन जाती है। इस परिकल्पना की जांच समकालीन फारसी ग्रंथों, प्रशासनिक अभिलेखों और आधुनिक इतिहासकारों के अध्ययनों के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में परिकल्पना हो सकती है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये भी एक परिकल्पना का रूप ले सकता है। इतिहासकार शिक्षा संबंधी नीतियों, समाचार पत्रों, नेताओं के लेखन और अन्य स्रोतों के आधार पर इस परिकल्पना का परीक्षण करेगा। ठीक है, और परीक्षण में अगर सफलता प्राप्त करता है तो ये परिकल्पना आपका शोध का आधार बन जाता है। परीक्षण योग्य और प्रमाण आधारित अनुमान होती है, जिसे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सत्यापित या असत्यापित किया। इतिहास में परिकल्पना शोध की आधारशिला है, यानी कि अगर कोई शोध करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमारी एक स्पष्ट परिकल्पना होनी चाहिए, जैसा कि हमने कई बिंदुओं पर आपको परिकल्पना समझाने का प्रयास किया है। यद्यपि इतिहास में पूर्ण निश्चितता संभव नहीं होती है, फिर भी सुदृढ़ परिकल्पना ऐतिहासिक अनुसंधान को अधिक विश्वसनीय और व्यवस्थित बनाता है। तो जो हमारी परिकल्पना होती है उसी दिशा में हम साक्ष्यों का जुटाते हैं और फिर हमारी परिकल्पना पूर्ण होती है। अब परिकल्पना के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो आपके यूजीसी नेट के 10वें यूनिट में दिया गया है वो है प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च। हमने परिकल्पना बनाया, अब परिकल्पना से जुड़ा हुआ ये भी चीज है कि प्रस्तावित शोध का क्षेत्र से अभिप्राय उस विशिष्ट विषय, समस्या, कालखंड, भौगोलिक क्षेत्र तथा अध्ययन की सीमा से जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपना अनुसंधान करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम पर आंदोलन करना चाहता है, स्वतंत्रता संग्राम पर, अगर वो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम पर आंदोलन करना चाहता है तो वो अपने किन बिंदुओं पर, स्वतंत्रता संग्राम के किन बिंदुओं पर रिसर्च करेगा जिससे कि वो रिसर्च को आसानी से कर ले जाए। अब हम मानिए स्वतंत्रता संग्राम में वो कर दिया किसानों की भूमिका, अब इसको और आसान बनाने के लिए वो कह दे कि किसी क्षेत्र विशेष में किसानों की भूमिका, तो रिसर्च का क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक तरह से कहा जाए कि सटीक हो जाएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ले लिया, जैसे मान लीजिए लखनऊ का क्षेत्र ले लिया, लखनऊ क्षेत्र के किसानों की भूमिका, तो उसका क्षेत्र एक तरह से निर्धारित हो जाएगा। वही कह रहा है प्रस्तावित शोध का क्षेत्र। अब ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नागरिकों की भूमिका तो या भारतीयों की भूमिका, तो बहुत ही विस्तृत शोध हो जाएगा, उसमें किसान भी आ जाएंगे, महिलाएं भी आ जाएंगी, मजदूर भी आ जाएंगे, राष्ट्रवादी नेता भी आ जाएंगे और पूरा भारत आ जाएगा। अब पूरे भारत में अलग अलग वो क्षेत्र में अलग अलग तरह के आंदोलन थे, वो सब शामिल हो जाएंगे और इतना विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा कि एक शोधकर्ता के लिए इतने सब बिंदुओं पर शोध कर पाना संभव नहीं होगा। तो शोध का क्षेत्र निर्धारित करना हमेशा शोधार्थी के लिए आवश्यक होता है। तो प्रस्तावित शोध का क्षेत्र क्या होता है, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र से अभिप्राय उस विशिष्ट विषय, समस्या या कालखंड, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जब हम शोध का प्रस्ताव रखते हैं तो हमारा एक विशिष्ट विषय होना चाहिए, उस विशिष्ट विषय की समस्या होनी चाहिए, साथ ही उसका एक कालखंड होना चाहिए कि आप कब से लेकर कब तक अपना शोध करना चाहते हैं। जैसे हम कहेंगे भारत में सांस्कृतिक विकास या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन, तो कौन से युग में सांस्कृतिक परिवर्तन करना चाहते हैं, किस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को आप समझना चाहते हैं, ये चीज कालखंड की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। भौगोलिक क्षेत्र, आप पूरे भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए भौगोलिक क्षेत्र का भी अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन किस सीमा से है, यानी कि उस विशिष्ट विषय, समस्या, कालखंड, भौगोलिक क्षेत्र तथा अध्ययन की सीमा, आपके अध्ययन की सीमा क्या है, ये सारी चीजें रिसर्च का एक तरह से क्षेत्र निर्धारित करते हैं, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपना अनुसंधान करना चाहता है। यह शोध प्रस्ताव रिसर्च प्रपोज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि शोध किस विषय पर किया जाएगा, यानी कि शोध के विषय को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हमने कोई परिकल्पना लिया, अब परिकल्पना के आधार पर परिकल्पना लिया, अब उस परिकल्पना को एक सीमित दायरे में हम लोग रखेंगे जिससे शोध हमारा सुगमता से हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि शोध किस विषय पर किया जाएगा, उसकी समय सीमा क्या होगी। अब ऐसा नहीं कि हमने एक ऐसा शोध ले लिया जो 200-300 साल में पूरा हो, तो वो मुश्किल हो जाएगा, हमें एक समय सीमा में शोध करना होता है। अध्ययन का क्षेत्र कौन सा होगा, शोध किन सीमाओं के भीतर संपन्न किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर शोधार्थी को ध्यान देना होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रस्तावित शोध का क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि शोधकर्ता का क्या अध्ययन, शोधकर्ता क्या अध्ययन करेगा, कहाँ करेगा, किस अवधि का करेगा, अध्ययन करेगा और किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देगा। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि शोध क्षेत्र का जो दायरा है वो निर्धारित करता है कि हम शोध को कितना व्यवस्थित लेके चल सकते हैं। इसके लिए हमें कालखंड निर्धारित करना होगा। जैसे अगर हम कहें 19वीं सदी में, हमने केवल 19वीं सदी में राजनीतिक परिवर्तन, हम कहें केवल राजनीतिक मतलब वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन, तो ये ऐसा लगता है कि कौन सा राजनीतिक परिवर्तन, हम एक कालखंड निर्धारित कर दिए। अब कालखंड में हम करने किसी देश विशेष को ले लें तो हमारा शोध धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क में आ जाता है और उस फ्रेमवर्क में हम शोध को आसानी से कर ले जाते हैं। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय तथा क्षेत्रीय इतिहास जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हैं, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि इतिहास का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसलिए आपको ये बताना होगा कि आप किस दायरे में रहना चाहते हैं। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक शोध को सफल बनाने के लिए उसके क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमित करना आवश्यक है। यदि शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक होगा तो सभी तथ्यों और स्रोतों का समुचित अध्ययन करना कठिन हो जाएगा तथा निष्कर्ष भी सामान्य और अस्पष्ट सा रह जाएगा। ऐसे में हम कोई स्पष्ट निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएंगे तो हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। इसके विपरीत यदि शोध का क्षेत्र स्पष्ट हो, सीमित हो, सुव्यवस्थित हो तो शोध अधिक गहन, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनता है। प्रस्तावित शोध का क्षेत्र निर्धारित करते समय शोधकर्ता विषय की प्रकृति को जानेगा, शोध की समस्या को समझेगा, उपलब्ध स्रोतों का मूल्यांकन करेगा, एक निश्चित समय में उनका मूल्यांकन कर लेगा, संसाधनों का उपयोग कर लेगा, अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके वो शोध कार्य को पूरा कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक लाइन में अगर इसको कहा जाए कि जब भी आप कोई शोध करने जाते हैं तो आपके शोध का एक दायरा निश्चित होना चाहिए, उसके कालक्रम निर्धारित होने चाहिए, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि निर्धारित होनी चाहिए, समाज के किस वर्ग का अध्ययन करना चाहिए, आपका सामाजिक पक्ष है वो निर्धारित होना चाहिए कि आर्थिक पक्ष है वो निर्धारित होना चाहिए,
कि राजनीतिक पक्ष है वो निर्धारित होना चाहिए, कि क्षेत्रीय पक्ष है वो निर्धारित होना चाहिए, सारी चीज़ें निर्धारित होना चाहिए। या फिर अंतर विषयक है, कहीं 2-3 विषयों का आप मिक्सर तो नहीं करें, वो भी निर्धारित होना चाहिए। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका शोध जो है व्यवस्थित हो जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें समझना। जैसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करेगा तथा विषय के लिए किन पक्षों का विश्लेषण किया जाएगा, इससे शोध की दिशा निश्चित होती है और शोधकर्ता अनावश्यक तथ्यों के संग्रहण से बचते हुए केवल प्रासंगिक स्रोतों का उपयोग करता है। तो अब वो अनावश्यक जो साहित्य उसका अध्ययन नहीं करेगा, अब उसे अनावश्यक साहित्य के अध्ययन से बच जाएगा, स्रोतों का सारगर्भित अध्ययन कर लेगा और उसकी सूक्ष्म व्याख्या करने में भी सफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विषय पर शोध करना चाहता है, जैसे अभी हमने कहा, अब वो क्या करेगा, तो यह विषय अत्यधिक व्यापक है, लेकिन यदि वह कहे 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया और हमने समय भी निर्धारित कर दिया। वो अपना शोध क्षेत्र निर्धारित करता है तो अध्ययन अधिक केंद्रित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य के स्थान पर अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में भूमि राजस्व व्यवस्था अथवा 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र की भूमिका, जैसा कि मैंने कहा था कि एक हम क्षेत्र को निर्धारित कर लें तो हमारा इतिहास जो है, हमारा जो शोध है वो थोड़ा सा वैज्ञानिक हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत पर इतिहास तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम शोध कर सकते हैं। तो पहले एक एक बिंदु पर करें। अब इससे शोध से क्या होगा कि अगर जैसे हमने कहा कि 1920 से 1922, तो 1920 से 1922 के मध्य में उत्तर प्रदेश का जो भू क्षेत्र था वहाँ किस तरह से आंदोलन हुआ था, उन आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने में ज़्यादा मदद, मतलब ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी और वो जो शोध होगा वह ज़्यादा वैज्ञानिक होगा। उसमें एक तरह से कहा जाए कि रिसर्च गैप बहुत कम हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। इस प्रकार प्रस्तावित शोध का क्षेत्र किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान की रूपरेखा निर्धारित करता है। यह शोध को दिशा, सीमा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिसे शोधकर्ता व्यवस्थित ढंग से स्रोतों का चयन, तथ्यों का विश्लेषण तथा प्रमाण आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यही कारण है कि एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित शोध क्षेत्र किसी भी सफल ऐतिहासिक अनुसंधान की आधारशिला मानी जाती है। और जो ये आधारशिला होती है वो तभी हो पाएगी जब हम शोध करते समय हर चीज़ का एक निश्चित दायरा रखें। कालक्रम क्या है, शोध की सीमा क्या है, ठीक है, उसका मूल्यांकन किन बिंदुओं पर करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, इन सभी बिंदुओं का अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम शोध को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है, स्रोत एवं आंकड़ों का संग्रहण। तो इतिहास में स्रोत एवं आंकड़ों का संग्रह, हम लोग स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ लिए, या थोड़ा सा देख लेंगे आंकड़ों का संग्रह, डाटा कलेक्शन कैसे होता है। तो इतिहास में स्रोत एवं आंकड़ों का संग्रहण से अभिप्राय उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों, सूचनाओं, अभिलेखों तथा प्रमाणों के व्यवस्थित संकलन से है जिनके आधार पर शोधकर्ता अपने शोध के विषय का अध्ययन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना शोध करना चाहता है, जैसे हमने देखा पहले हाइपोथेसिस बनाएगा, शोध का दायरा निर्धारित किया, अब वो आंकड़ों को कैसे संकलित करेगा, तो आंकड़ों को संकलित करेगा, स्रोतों का संग्रहण कैसे करेगा, तो क्या करेगा, वह ऐतिहासिक तथ्यों, सूचनाओं, अभिलेखों, ये सब चीज़ें हम लोग विस्तार से पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। अभिलेखों तथा प्रमाणों के व्यवस्थित संकलन से, जिनके आधार पर शोधकर्ता अपने शोध विषय का अध्ययन, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। किसी भी ऐतिहासिक शोध की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए उपयोग किए गए स्रोत कितने प्रामाणिक हैं, कितने प्रासंगिक हैं और पर्याप्त हैं। इसलिए स्रोत का सावधानीपूर्वक चयन करना, आलोचनात्मक परीक्षण तथा व्यवस्थित संग्रहण शोध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। हमने स्रोत के आलोचनात्मक परीक्षण, स्रोतों के चयन, इससे संबंधित एक क्लास, इसके पहले की क्लास में स्रोतों पर जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने विस्तार से इसके बारे में बताया था। इतिहास का शोध मुख्यतः उपलब्ध स्रोतों पर आधारित होता है। शोधकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार प्राथमिक स्रोतों का चयन करता है, द्वितीयक स्रोतों का। हम लोगों ने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत पर भी विस्तार से चर्चा कर लिया है। इस प्रकार के स्रोतों का उपयोग करता है। प्राथमिक स्रोतों में अभिलेखों, गारो, दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, सरकारी अभिलेख, पत्र, डायरी, आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत, न्यायालयी अभिलेख, समकालीन समाचार पत्र, मौखिक साक्षात्कार, ये सब के सब किस में आते हैं, तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्रोत पर भी हम लोगों ने पिछली क्लास में विस्तार से बात कर लिया है। ये स्रोत अध्ययन की अवधि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। दूसरी ओर द्वितीयक स्रोत हैं। द्वितीयक स्रोत पर भी हम लोगों ने पहले बात कर ली है, बस यहाँ सिलेबस में दिया है तो हम लोग पढ़ते चलेंगे।
इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, शोध प्रबंध, शोध पत्र, पत्रिकाएं, विश्वकोश तथा अन्य प्रकाशित अध्ययन सम्मिलित होते हैं, जिनमें प्राथमिक स्रोत के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। तो द्वितीयक स्रोत वही होता है जैसे किसी ने प्राथमिक स्रोत पर काम किया और अपनी पुस्तक लिखा, तो वो जो स्रोत बन जाएगा वो द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाएगा। शोधकर्ता स्रोतों का संग्रहण विभिन्न स्थानों से करता है, जैसे कहाँ से करेगा, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जाएगा, वो राज्य अभिलेखागार में जाएगा, अपने जिस विश्वविद्यालय से कर रहा है उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाएगा, संग्रहालय में जाएगा, बहुत सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान में जाएगा, निजी अभिलेख, बहुत सारे लोगों के पास निजी अभिलेख रिकॉर्ड होते हैं उनके पास जाएगा, स्थानीय रिकॉर्ड, डिजिटल अभिलेखागार। आज तो हम लोग जो आज के युग में जी रहे हैं, एआई के युग में, तो यहाँ पर डिजिटल अभिलेखागार का महत्व बढ़ता जा रहा है। विश्वसनीय ऑनलाइन डेटाबेस का प्रयोग करेगा कि कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पर डाटा उपलब्ध है। वर्तमान समय में अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं, जिससे स्रोतों तक पहुंच अधिक सरल हो गया। तो पहले के मुकाबले शोध अब ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब ये शोध की जो सामग्रियां हैं वो डिजिटली आसानी से मिल जाती हैं, जिससे स्रोतों तक पहुंच अधिक सरल और व्यापक हो गई। तथापि किसी भी स्रोत का उपयोग करने से पहले उसकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, उद्देश्य, समय और लेखक आलोचनात्मक परीक्षण करना आवश्यक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया कि स्रोत का किस तरह से हम लोग परीक्षण करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, स्रोतों की क्या भूमिका होगी, ये सारी बातें हम लोग विस्तार से पढ़े हैं पिछले क्लासों में। स्रोत के संग्रहण के बाद शोधकर्ता प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनका तुलना करता है, विश्लेषण करता है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का मिला करके उनकी सत्यता की पुष्टि करता है और पक्षपातपूर्ण अथवा अप्रमाणिक तथ्यों को अपने इतिहास लेखन से बाहर कर देता है, अपनी शोध से बाहर कर देता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शोध के निष्कर्ष अधिक वस्तुनिष्ठ, प्रमाण आधारित और वैज्ञानिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता 1857 के विद्रोह में अवध की भूमिका पर शोध कर रहा है, तो वह राष्ट्रीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज, समकालीन समाचार पत्रों, विद्रोह से संबंधित पत्रों, संस्मरणों तथा आधुनिक इतिहासकारों की पुस्तकों का अध्ययन करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें से बहुत सारी चीजें प्राथमिक स्रोत हैं। अब जैसे ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज प्राथमिक स्रोत के रूप में आ जाएंगे आपके। अभिलेख राष्ट्र उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में जो रखे गए बहुत सारे लेख हैं जो प्राथमिक स्रोत के रूप में आ जाएंगे। समकालीन समाचार प्राथमिक स्रोत के रूप में आ जाएंगे। विद्रोह से संबंधित पत्र जो हैं वो प्राथमिक स्रोत के रूप में आ जाएंगे। संस्मरण प्राथमिक स्रोत के याद में आ जाएंगे। आधुनिक इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं वो द्वितीयक स्रोत के रूप में आ जाएंगे। इन सभी का वो अध्ययन करेगा। इन सभी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की तुलना और विश्लेषण करने के बाद ही वह एक निष्कर्ष निकालेगा। इसी प्रकार स्रोत एवं आंकड़ों का संग्रहण ऐतिहासिक अनुसंधान की आधारभूत प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया शोध को प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता प्रदान करती है तथा शोधकर्ता को व्यापक एवं निष्पक्ष निष्कर्ष पहुंचने में मदद करती है। ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत तथा मौलिक एवं संक्रमण प्रेषित स्रोत क्या क्या है, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में तो हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। एक बार फिर से तुलनात्मक रूप से टॉपिक में है तो देखते हुए चलेंगे। इतिहास लेखन एवं ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी ऐतिहासिक निष्कर्ष की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। सामान्यतः ऐतिहासिक स्रोतों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों तथा मौलिक एवं संक्रमण प्रेषित स्रोतों में वर्गीकृत किया गया है। हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत को तो हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है पिछली क्लास में। हम लोग ये भी आज समझ लेंगे कि मौलिक स्रोत क्या होता है। मौलिक स्रोत एक तरह से कहा जाए कि प्राइमरी स्रोत ही है। मौलिक स्रोत या ओरिजिनल स्रोत क्या होता है, ट्रांजिट या ट्रांसमिटेड स्रोत क्या होता है। यह वर्गीकरण शोधकर्ता को स्रोतों की प्रकृति, विश्वसनीयता तथा उपयोगिता को समझने में सहायता प्रदान करती है। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना, काल या व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। ये चीज हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अब तक कि प्राथमिक स्रोत क्या होगा, उस घटना से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं वो सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे जो उस समय उपस्थित थे। इसका निर्माण उसी समय, उसके निकट समय में हुआ होता है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक स्रोत का सबसे विश्वसनीय आधार माना जाता है। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें शिलालेख हो सकता है, आपको पहले से ही पता था, पत्र, ताम्र पत्र हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, सरकारी अभिलेख हो सकते हैं, उस समय के जो पत्राचार हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 1857 में जो आंदोलन के समय जो भी पत्राचार हुआ था राजाओं के मध्य, ब्रिटिश प्रशासकों के मध्य, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर उस समय कोई व्यक्ति ने डायरी लिखा है, उसकी डायरी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने जो किसी, जैसे 1857 में कोई व्यक्ति भाग लिया है और उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ये प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। कोई न्यायालयीय अभिलेख है, उस समय का न्यायालय का कोई फैसला आया है, वो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा।
समकालीन समाचार पत्र प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। कोई उस समय यात्रा पर आया था, उसने यात्रा वृत्तांत लिखा, वो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। पुरातात्विक अवशेष हैं, ये सब के सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण, अगर कोई व्यक्ति उस समय प्रत्यक्ष रूप से देखा है तो वो भी प्राथमिक स्रोत आ जाएंगे, आदि सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के शिलालेख, मुगलकालीन फरमान, 1857 के विद्रोह से संबंधित सरकारी दस्तावेज तथा महात्मा गांधी के पत्र, ये सब के सब क्या है, प्राथमिक स्रोत हैं। द्वितीयक स्रोत की बात करें कि इन प्राथमिक स्रोतों से अगर कोई पुस्तक लिखता है, कोई रिसर्च पेपर लिखता है, तो सब के सब क्या है, द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें इतिहासकार या लेखक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। ये स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के अध्ययन पर आधारित होते हैं। इसलिए इनमें क्या आते हैं, तो पुस्तकें हो सकती हैं, शोध प्रबंध हो सकते हैं, शोध पत्र हो सकते हैं, विश्वकोश हो सकता है, पत्रिकाएं हो सकती हैं, इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विश्लेषणात्मक ग्रंथ हो सकते हैं। ये सब द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये स्रोत किसी विषय को समझने और उनकी व्याख्या करने में अत्यंत उपयोगी होते हैं, किंतु इनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन लेखन की दृष्टि, पद्धति और प्रयुक्त प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं होती है, क्योंकि ये जो व्याख्याएं होती हैं वो व्यक्ति के कहा जाए कि मन से प्रभावित होती है, उनके मनोविज्ञान से प्रभावित होती है। ऐसे में हमें जब भी किसी भी व्यक्ति के द्वितीयक स्रोत का अध्ययन करें तो साथ में हम प्राथमिक स्रोतों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लें, या फिर दो व्यक्तियों के जो द्वितीयक स्रोत हैं उन दोनों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर लें, तो हम एक निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए द्वितीयक स्रोत उतने प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं जितने कि प्राथमिक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत ही मौलिक स्रोत बन जाते हैं। कौन से होते हैं, तो मौलिक स्रोत क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल सोर्स। वे स्रोत होते हैं जो अपने मूल रूप में उपलब्ध हों। तो उस समय के स्रोत हैं जो अपने मूल रूप में उपलब्ध हैं, जैसे प्राथमिक स्रोत भी हो और मूल रूप में उपलब्ध भी, जो 1857 के संबंधित एक पत्र हमें मिल जाए, लेकिन वो पत्र भी उसी समय का हो, तो ये मौलिक स्रोत हो जाएगा। अब मान लीजिए वो पत्र मिले किसी और पत्रिका में छपा, वो वही पत्र है, पत्र तो वही है, लेकिन वो मौलिक नहीं हो सकता है कि किसी ने पत्र में छेड़छाड़ किया हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, अनुवाद, संपादन या संक्षेपण न किया गया हो। तो वो क्या हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं किया गया है, अनुवाद नहीं किया गया, अगर मान लीजिए किसी ने फारसी भाषा में लिखा और अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और हम कह रहे हैं कि ये प्राथमिक स्रोत है, तो वो प्राथमिक स्रोत नहीं, वो मौलिक स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया है उसके मनोविचार उसमें शामिल हो जाते हैं। किसी ने संपादन कर दिया तो उस संपादन करते समय उसमें काट छाट कर सकता है, कुछ चीज़ें वो जो उसको ठीक लगे वो रख सकता है, जो नहीं ठीक लगे उसे हटा सकता है। ठीक है, संक्षेपण कर दिया, संक्षेपण का वही मतलब है कि जो चीज़ें उसे ठीक नहीं लगी हटा दिया, न किया गया हो। ये स्रोत ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे शुद्ध और प्रमाणिक रूप प्रस्तुत करते हैं, जैसे किसी शासक द्वारा जारी किया गया मूल फरमान, मूल शिलालेख, मूल हस्तलिखित पत्र, मूल पांडुलिपि या मूल अभिलेख मौलिक स्रोत कहलाते हैं। शोधकर्ता ऐसे स्रोतों को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इसमें बाद के परिवर्तनों या व्याख्याओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर मुगल काल के बारे में भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करें, तो इसके लिए हमें क्या करना हो, मूल दस्तावेजों का अध्ययन करना होगा जो उन्होंने फारसी में लिखवाया था, न कि अंग्रेजों द्वारा अनुवादित दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए। संक्रमण या प्रेषित स्रोत कौन से होते हैं, अब ये स्रोत हो जाएंगे जो मूल स्रोतों में परिवर्तन करके आते हैं। वे स्रोत हैं जो मूल स्रोतों से प्राप्त होकर किसी अन्य रूप में शोधकर्ता तक पहुंचते हैं। इनमें प्रतिलिपियां हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा, अब किसी की प्रतिलिपि आ गई, किसी ने मूल स्रोत का अनुवाद कर दिया, किसी ने मूल स्रोत से संपादन कर दिया, संपादित संस्करण दे दिया, उसका संक्षिप्त रूप किसी ने दे दिया, किसी प्रकाशित प्रतियां, उद्धृत सामग्री शामिल होती है। उदाहरण के लिए किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद, ये क्या है, ये आपके उद्धृत स्रोत हो जाएंगे, आपके संक्रमण या प्रेषित स्रोत के रूप में आ जाएंगे। किसी मूल दस्तावेज, संपादित संस्करण संक्रमित या प्रेषित स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत उपयोगी तो होते हैं, किंतु शोधकर्ता को उनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने संपादित किया है, जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया है, क्या उसने सही दिशा में काम किया है। अगर उसने सही दिशा में नहीं काम किया है तो इतिहास की रूपरेखा बदल जाएगी, क्योंकि अनुवाद, संपादन या प्रतिलिपि निर्माण के दौरान त्रुटियां परिवर्तन होने की संभावना रहती है। इस प्रकार इतिहासकार किसी भी शोध में प्राथमिक, द्वितीयक, मौलिक तथा संक्रमण स्रोतों का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। जहाँ प्राथमिक और मौलिक स्रोत ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे प्रमाणिक आधार प्रदान करते हैं, वहीं द्वितीयक और संक्रमण स्रोत उन तथ्यों की व्याख्या, विश्लेषण तथा व्यापक समझ विकसित करने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम प्राथमिक स्रोतों का सहारा लेते हैं और हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो पुस्तक से हमें वैचारिक आधार मिल जाता है और प्राथमिक स्रोतों से हमें मूल बातें पता चल जाती है।
तो मूल बातें और वैचारिक आधार मिलकर के इतिहासकार एक कल्पना का निर्माण करता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इतिहासकार तर्कों के आधार पर ही कल्पना का निर्माण करता है और तभी वो इतिहास को सारगर्भित बना सकता है। सफल ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए इन सभी स्रोतों का विवेकपूर्ण और रचनात्मक उपयोग आवश्यक है। अगर हमें कोई शोध करना है तो हमारे पास ये सारी चीज़ें, पहले तो हमारे पास हाइपोथेसिस होना चाहिए, हमारे शोध का दायरा होना चाहिए, हमारे पास स्रोतों की समीक्षा करने की क्षमता होना चाहिए। प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीयक स्रोत क्या है, इनके बारे में तो हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। प्राथमिक स्रोतों में से वो स्रोत जिनके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया वो मौलिक स्रोत हो जाएंगे। जिनका किसी तरह से अनुवाद, प्राथमिक स्रोत का किसी ने अनुवाद कर दिया तो वो द्वितीयक, एक तरह से कहें कि प्रेषित स्रोत हो जाएंगे या फिर अनुवादित स्रोत हो जाएंगे, तो वो मौलिक स्रोत नहीं होंगे। अब उसमें क्या होगा, उसमें त्रुटियां होने की संभावना रहती है, लेकिन मूल स्रोत में त्रुटियां रहने की संभावना नहीं रहती है। इन सभी बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए शोध करते समय। आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।